फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग महासागर एवं महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर 5 चैप्टर तक डिस्कस कर दिया, वह वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो कौन है? ये माजुली असम में है, जो कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, माजुली कहाँ पे है? असम में है। इसके बारे में देख लेते हैं। माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे, कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यह उत्तर से सुवर्णश्री नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है। इसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। अगला है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो ताज़ा जल मतलब पानी पीने योग्य, जो पानी जो पीने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? ताज़ा जल। तो कितना है? ये 3% है। कितना है? 3% है। ध्यान रखिएगा, जो पानी उपलब्ध है वो 71% है पृथ्वी पे, लेकिन जो ताज़ा पानी से पीने योग्य मात्र 3% है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका? 66 का बी हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन इसमें दिया है कि 71% जल है और जो पीने योग्य कितना है? 3% है। यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आपको बताना है कि जल चक्र में बादलों का गठन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इस संघनन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संघनन द्वारा होता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प द्रव पानी में बदल जाती है। संघनन बादलों की रचना के लिए उत्तरदायी है। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं, जो कि जल चक्र के भीतर पृथ्वी की सतह पर जल के वापस आने का प्राथमिक मार्ग है। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है? मीठे पानी का स्रोत मतलब पानी पीने योग्य हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। खारा पानी तो पी नहीं सकते, और सागर महासागर के पानी कैसे होते हैं? खारा होते हैं। तो इसमें पानी पीने योग्य कौन होगा? नदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना जो मेरियाना खाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए मेरियाना खाई प्रसिद्ध है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए मेरियाना या चैलेंजर गर्त, इसको मेरियाना या चैलेंजर गर्त बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला। बस आपको ये ध्यान रखना है, मेरियाना या चैलेंजर गर्त कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये क्या है? ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, और इसकी जो अनुमानित गहराई है ये कितना है? 11,022 है। कितना है? 11,022। इतने ही आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित? आपको बताना कि जो जावा ट्रेंच है सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में। किस में है? जावा किस में है? हिंद महासागर में है। इसके बारे में देखते हैं। महासागरीय गर्त महासागरीय बेसिन की सबसे नीचे का भाग है। इनकी तली औसत महासागरीय नितल से काफ़ी नीचे मिलती है। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन एवं भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। अब देखिए विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है, जो प्रशांत महासागर है। इसके बारे में ऊपर भी पढ़े हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि सुंडा गर्त, जिसको हम जावा ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में, और जिसकी गहराई कितना है? 7,450 है। कितना है? 7,450, और ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं वीडियो में, ना तो कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। निम्न में से किसे भी हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? ये सुंडा ट्रेंच को। अभी आप पढ़े न, सुंडा ट्रेंच को हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जाना जाता है। इसके बारे में अभी पढ़े हैं।
देखिए विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर है, और सुंडा गर्त कहाँ पे है जिसको जावा गर्त भी के नाम से जानते हैं, ये हिंद महासागर में है। अगला समुद्री जल का औसत खारापन होता है, आपको बताना है कि समुद्र जल का जो औसत खारापन होता है कितना होता है, 35% होता है। कितना होता है, 35% होता है। आपको सीधे सीधे याद रखना है। देखिए समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है, 35% होता है। इसके बारे में यहाँ से देखिए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ लाइन याद कर लीजिएगा। तुर्की का वान झील, ध्यान रखिएगा, तुर्की का वान झील की लवणता सबसे अधिक है 330%। ध्यान रखिए कितना है, 330%। सबसे लवड़ी झील कौन है, तुर्की का वान झील। समुद्री जल के खारेपन के कारण उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड, अगर पूछे समुद्री जल में जो खारापन है किसके कारण होता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी सेल की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा, आपको बताना है कि किस सागर का जो जल है वो सर्वाधिक खारा है। तो किसका खारा है सर्वाधिक, ये मृत सागर का, डेड सी जिसको बोलते हैं मृत सागर, इसका सबसे खारा है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए इसमें दो ही तरह से क्वेश्चन पूछते, देखिए एक पूछेगा तुर्की का वान झील की लवणता सबसे अधिक है, ये कितना है 330%, तथा दूसरी सबसे अधिक लवणता वाला कौन है, मृत सागर, जिसमें 238% है। तो नंबर 1 पे ध्यान रखिए कि तुर्की का वान झील, और नंबर 2 पे मृत सागर जिसको डेड सी बोलते हैं। इतने ही दोनों क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर सबसे छोटा, आपको बताना इसमें कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन महासागर हो जाएगा, इसमें आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इनका क्रम भी देख लीजिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था। तो आपको बताना है कि पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था किस नदी पर, ये दामोदर नदी पर। पंचेत हिल बांध किस नदी पर किया गया था, दामोदर नदी पर। झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया। वर्ष 1959 में इसका उद्घाटन किया गया। पंचेत बांध 4 मल्टी प्रयोजन बांधों में से चौथा है जो दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में आता है। ये काफ़ी बार पूछा गया पंचेत बांध, ये जो पंचेत हिल बांध है किस नदी पे है, दामोदर नदी पे है। और कहाँ है, धनबाद जिले में, झारखंड के धनबाद जिले में है। ये भी ध्यान रखिएगा। 75 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा, आपको बताना कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसके बारे में देखते हैं। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ मरुस्थल है। यह मरुस्थल लगभग देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 94 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है तथा 11 देशों में फैला हुआ है, जिनके नाम अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, उसके बाद है मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। बस आपको एक ही लाइन ये ध्यान रखिएगा, सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना, इतना डिटेल नहीं पूछता है। अगला है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी है। तो इसमें कौन सी लंबवत घाटी है, इसका नाम है डंस। इसका क्या नाम है, डंस है। इसको देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीधे सीधे याद करना है। डंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी है, उसका क्या नाम है, डंस है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है, आपको बताना यूरोप में जो उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है। देखिए रूस एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रूस में स्थित है। इसकी समुद्र से ऊंचाई 5,642 मीटर है। कितना है, 5,642 मीटर।
अगला क्वेश्चन है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित। आपको बताना जो तनामी रेगिस्तान है वो किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए तनामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पेनिक्स घास की नुकीली पत्ती वाली होती है। अब ये सब नहीं पूछा जाता, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। आपको बताना कजाइल कुम जो रेगिस्तान है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? ये है उज्बेकिस्तान पे है। और ये ध्यान रखिएगा ये तुर्कमेनिस्तान में भी है, इसलिए देखिए उसके दो ऑप्शन दिए हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल यह 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सिर दरिया और आमू दरिया नामक दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है। तो इसके देखिए उज्बेकिस्तान भी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान भी हो जाएगा और कजाकिस्तान भी हो जाएगा। इसके 3 जगह पे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो इसमें से सहारा रेगिस्तान में से कौन सा नहीं आता है? ये नाइजीरिया। नाइजीरिया सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक, सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र, मोरक्को देश में है। अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो कौन हो जाएगा? ये माउंट चिमराजो। इसका क्या नाम है? माउंट चिमराजो। देखिए माउंट चिमराजो इक्वेडोर पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। यह विषुवत रेखा पर स्थित देश इक्वाडोर में है। चूंकि पृथ्वी गोल नहीं है यह दीर्घवृत्ताकार है, जिससे विषुवत रेखा पर इसका व्यास सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आपको बताना हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 8848 है या 8,848। 8,800 कितना है? 48 है। देखिए थोड़ा सा बढ़ भी गया है। प्रश्नकाल के समय 8,848 था, प्रेजेंट टाइम में देखिए 8,848.86 मीटर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई। बताना है कि कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर है जो गैर एशियाई यानी एशिया में ये नहीं है। इसमें कौन हो जाएगा? एकांकगुआ पर्वत। एकांकगुआ पर्वत ये एशिया में नहीं है। ये कहाँ पे है आपको बताना। ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। देखिए एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एकांकगुआ पर्वत अर्जेंटीना में है। ये दक्षिणी अमेरिका में आता है अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपको बताना विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं आपको। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप मैप में भी देखते रहिए चीज़ें कहाँ पे हैं और 1 से 2 बार देखेंगे क्योंकि आपके लिए एकदम नया ये सब क्वेश्चन पड़ जाता है। तो कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखिए। आपको अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका में ये भी है। देखिए एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। ऊंचाई ध्यान रखिएगा कभी नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालय जो है वो एशिया में आता है। महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में आता है। और ट्रांस अंटार्कटिका किस में आता है? अंटार्कटिका में आता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
मरुद्वीप संबंधित, आपको बताना जो मरुद्वीप है ये किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप किससे संबंधित है, ये रेगिस्तान से। किससे संबंधित है, रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल कम पाए जाते हैं। मरुभूमि का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है तथा जानवरों तथा इंसानों के लिए निवास स्थान बहुत कम होता है। मरुभूमि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और परिवहन मार्गों के लिए कम महत्वपूर्ण होता है। 87 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपरदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है, शुष्क भूमि में यह होने का कारण है, तो क्या कारण ऐसा होता है आपको बताना है। तो कौन सा कारण हो जाएगा, अति चराई। इसका क्या नाम है, अति चराई के कारण ऐसा होता है। भूमि के ऊपर से वनस्पतियों के हटने से उस पर वायु क्रिया तीव्र होती है और वायु अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। वायु अपरदन की समस्या मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है, परंतु अति चराई के कारण यह क्रिया शुष्क भूमि में भी होने लगती है। भूमि से वनस्पतियों के हटने के कारण वायु अपरदन और मृदा अपरदन दोनों का संकट उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे झील और जलप्रपात के बारे में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है। आपको बताना पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः जल स्थलीय निकाय है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक कैस्पियन सागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी झील है। ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। देखिए, इसमें सागर लगा है लेकिन विश्व का सबसे बड़ा झील पूछेगा तब भी यही होगा, कैस्पियन सागर। और सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे विश्व में सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा, ये सुपीरियर झील हो जाएगा। और सबसे बड़ा झील पूछे तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। खारे पानी का झील, ये कैसा है, ये खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। ठीक है। और बैकाल झील रूस में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो बैकाल झील है कहाँ पे है, रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है। और जो बैकाल झील है क्या, सबसे गहरी झील है। देखिए, इसमें काल लगा हुआ है, बहुत गहराई में जाएंगे तो आपका काल आ जाएगा। तो ठीक है, बैकाल ऐसे याद किया जाए। तो बैकाल झील कहाँ है, बैकाल झील के बारे में क्या खासियत है, सबसे विश्व का सबसे गहरा झील है। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। आपको बताना जल संसाधन का इसमें कौन सा उदाहरण है। तो जल संसाधन का उदाहरण कौन हो जाएगा, झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इसमें झील हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70%, उद्योग में 23% तथा घरेलू एवं अन्य में 7% होता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा झरना क्या है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है वेनेजुएला में है। कहाँ पे है, वेनेजुएला। इसका देखिए नाम क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना। इसका जो नाम क्या है, एंजिल झरना। इसकी ऊंचाई कितना है, 979 मीटर है। कर्नारीमा राष्ट्रीय उद्यान बोलीवरी वेनेजुएला में है। आपको बस इतने सीधे सीधे एक लाइन याद करना है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है और इसका क्या नाम है, एंजिल झरना है। ठीक है, वेनेजुएला में है। तथा साउथ अफ्रीका का टोगुला झरना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा झरना। और ये भी ध्यान रखना है, दूसरा जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है, ये टोगेला झरना है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो इसमें कौन सा झरना है, देखिए अभी पढ़े हैं कि सबसे ऊंचा झरना कौन है, ये एंजिल झरना है जो वेनेजुएला में है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 52 के बाद देखते हैं 52 के बाद 93 नंबर। भूकंप की, अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप ज्वालामुखी। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशक है। आपको बताना भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशक है।
तो सबसे ज़्यादा विनाशक कौन है? सतही तरंगे। कौन होती हैं सबसे ज़्यादा विनाशक? सतही तरंगे होती हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पी तरंग, पी वेव, ये प्राथमिक तरंग है। इस तरंग का पृथ्वी के अधिकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। तो प्रथम आघात किसका पहुंचता है? पी तरंग का। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चलती है, परंतु ठोस में इसका वेग सर्वाधिक होता है। ये ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। अब हम लोग देखेंगे यस तरंग के बारे में। यस तरंग यह द्वितीयक तरंग होता है। देखिए, पी से प्राइमरी हो जाएगा तो प्राथमिक तरंग हो जाएगा। यस सेकेंडरी यानी द्वितीय तरंग हो जाएगा। यस सेकेंडरी हो जाएगा और पी प्राइमरी हो जाएगा। यह केवल ठोस में गमन करती है, अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती है। अगला है सतही तरंग, सरफेस वेव। इसकी उत्पत्ति धरातली, चट्टान एवं भूगर्भिक तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया से होता है। यह केवल क्षैतिज तल पर गमन करती है और सर्वाधिक विनाशकारी होती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए को माना है, जो कि क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? जहां एक टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा भूकंप। इसमें देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछा था, इसमें कौन सा टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? तो क्या होता है? ये भूकंप होता है। क्या होता है? भूकंप होता है। इसके बारे में देख लीजिए। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करती है। यह प्लेटों के संचलन या शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होती है। अगला, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ है। देखिए, इस सोनोग्राफ, स्पोहोग्राफ है, ये सब नहीं, इसमें ध्यान रखिएगा क्या है? सिस्मोग्राफ है। 95 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको रिक्टर स्केल पे भी मापा जाता है। देखिए, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंप को अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। जबकि जिन उपकरणों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी किया जाता है। और जो तीव्रता मापी जाती है इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और इसके 3 स्केल होते हैं। एक है इरासीफेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। इस ज़्यादा ही पूछता है रिक्टर स्केल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में दिया भी है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना जिसका पाठ्यांक 1 से 9 होता है। बस आपको एक पूछेगा, इसमें भूकंप तीव्रता किस से मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? आपको बताना है कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये ए का हो जाएगा। ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका है? ढाल ज्वालामुखी का। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लाइक कम करते हैं तो वीडियो आगे बहुत कम पहुँच पाता है, लोगों के पास थोड़ा व्यू कम आता है, इसलिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ढाल ज्वालामुखी। इसके बारे में देख लीजिए। हवाई ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से द्रव प्रवाह से बना होता है। ढाल ज्वालामुखी 3 प्रकार के ज्वालामुखी में से ढाल क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ढाल ज्वालामुखी में बेसाल्टिक लावा राख चट्टान की तुलना में कम चिपचिपा होता है। एक और घटना जो ढालों को इतने बड़े होने में अनुमानित देती है उसे लावा ट्यूब कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना पूछे। देखिए एटना, एट यहाँ पे भी लगा है, इटली में भी देखिए एट है। ठीक है, इट है। ठीक है, तो माउंट एटना जब भी पूछेगा कहाँ हो जाएगा? इटली में। एट और इट देखिए मैचिंग कर रहा है ना, तो ये माउंट एटना कहाँ पे हो जाएगा? ये इटली में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ये इटली में हो जाएगा। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह इटली देश के सिसिली द्वीप पे भी, ये भी क्वेश्चन पूछता है किस द्वीप पे स्थित है? ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3350 या 3350 मीटर है। यह आल्प्स पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये है माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। आपको बताना है कि माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा हो जाएगा ये है तंजानिया। क्या है? एक तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। किस में स्थित है? ये तंजानिया में है। ठीक है। और किलिमंजारो कहाँ पे है? आपको अफ्रीका में पड़ता है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, पूछता है किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका में। तो देखिए चाहे किले में जाए चाहे मज़ार पे जाए, कैसे जाना होता है? फ्री में। चाहे किला घूमने जाए चाहे मज़ार घूमने जाए, कैसे घूमना है आपको? फ्री में। बस ऐसे इसको याद कर सकते हैं। यह पर्वत एकल पर्वत है, यानी किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। बस इतने ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल दिया, लेकिन ये सब नहीं पूछता है। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित? आपको बताना है जो गैलेरेस ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है, तो कोलंबिया में स्थित है। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये कोलंबिया में स्थित है। इसके साथ ये भी देख लीजिएगा, गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है गैलेरेस ज्वालामुखी को। ठीक है। गैलेरेस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये ध्यान रखिएगा ये लाइन, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इक्वाडोर है, जो कहाँ पे है? कोटापैक्सी में है। ठीक है। इक्वाडोर में स्थित है। इसका क्या नाम है? कोटापैक्सी ज्वालामुखी। क्या है? ये ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है इक्वाडोर में है, उसका क्या नाम है? कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। 99 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अब हम अगला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। देखिए इसमें है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है? फटना कहा जाता है या प्रस्फोट कहा जाता है। देखिए सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाएगी तो इस अंत तो कहेंगे नहीं, विश्राम कहेंगे नहीं, परीक्षण, तो इसको क्या कहते हैं? बादल का फटना। क्या कहते हैं इसे? बादल का फटना ही कहते हैं। ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंग के संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल है? तो कौन सा वायुमंडल हो जाएगा? आयन मंडल। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। समताप मंडल के बारे में आप ऊपर पढ़े हैं, इसमें क्या पाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए धरातल से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर होता है, जिससे विद्युतीय एवं चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो कितना है ये 1:5 है। कितना है? 1:5 या 1:5। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार का, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन कितना है? 78.08 है। ऑक्सीजन 20.95 है या 21% भी मान सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन कितना? 0.93 है। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग कितना है? 1:5 है। 1 कितना है? 5 है। अगला क्वेश्चन है समान वायुमंडलीय दाब होता है। आपको बताना जो समान वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है? समान वायुमंडलीय दाब ये होता है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ये ध्यान रखिएगा 760 जब भी लिखा रहेगा तो यहाँ एम जरूर लिखा रहेगा, यानी मिलीमीटर। मिलीमीटर पारा स्तंभ की क्या होता है? बराबर होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? आपको बताना है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। तो कब नहीं हो पाती है? ये हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। यदि हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होगा तो अग्नि क्या होगी? ज्वलन नहीं होता है, यानी नहीं जलती है। 104 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर आग नहीं जलती, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर आग ज्वलनशील हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग? आपको बताना है कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए नाइट्रोजन।
ठीक है। वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ही तो पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 20.95 या 21 भी कह सकते हैं। हवा में निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, ठीक है। तो कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। आपको बताना कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो कौन सा हो जाएगा ये, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या नाम है इसको, स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए, पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है, जबकि आयनोस्फीयर आयन मंडल में रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। कह रहा जो धुंध है नमी के बड़ों कणों से बना है, ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कुहरा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कुहरा कहलाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो कितना होता है, अभी पढ़े हैं, 78 से 79% होता है। कितना होता है, 78 से 79% होता है। 109 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इस विश्व की प्रमुख नहरें नदियों के बारे नदियाँ नहरें के बारे में। ठीक है, तो देखिए, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। एक भी नदी नहीं बहती है, यहाँ कहाँ पर, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है, यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ठीक है, देखिए, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे ओमान में हुआ, कतर हुआ, ये सब खाड़ी देश है, इसमें ये सब नदी नहीं, कोई भी नदी नहीं बहती। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। आपको बताना है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो यांगसी, इसका क्या नाम है, यांगसी। और यही एशिया की सबसे बड़ी नदी भी यांगटीसी क्यांग। देखिए, यांगतीसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ। ये भी क्वेश्चन कहता है, किस नदी के किनारे सभ्यताओं को जन्म हुआ, तो यांगतीसी के कारण। ठीक है, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह नदी उत्तर संघाई में बहती है। यह चीन की तथा एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह चीन की भी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तब भी क्या होगा, यहीं यांगतीसी क्यांग भी लिखा रहता है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे या चीन की, क्या हो जाएगा, यांगतीसी हो जाएगा। ऐसी सभ्यताओं का पालना घर कहा जाता है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। चीन की दूसरी बड़ी नदी क्या, हांगहो है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है। देखिए, चीन की दूसरी बड़ी नदी हांगहो है। इसी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है इसको, पीली नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताना इसमें कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन काटती है, कांगो जायरे। कांगो जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को माही नदी, ठीक है, माही नदी 2 बार काटती है। और मकर रेखा को लिम्पाम्पो नदी, लिम्पाम्पो, ठीक है, मकर रेखा को लिम्पाम्पो नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अलग अलग ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से कांगो या जायरे लिखा रहेगा, नाम से जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। ठीक है, और यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और दक्षिण अफ्रीका की लिम्पाम्पो नदी, अभी क्वेश्चन ही बताएं, मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पाम्पो नदी है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में। आपको बताना है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो ये जर्मनी में। कहाँ पे है, जर्मनी में। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे है, जर्मनी में है। यहाँ से इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है।
डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोना उस एशियन कस्बे के पास होता है। तो ये पूछेगा ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो जर्मनी में पाया जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देश राजधानी मुद्रा। ये निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। आपको बताना है कि ओमान की राजधानी क्या है। तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। विश्व की राजधानी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, बहरीन की राजधानी मनामा है, मालदीव की राजधानी माले है, रूस की राजधानी मॉस्को है, ओमान की राजधानी मस्कट है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो इजराइल की राजधानी क्या है, ये जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूशलम है। तो जो आपके नीचे यहाँ पर दिया राजधानी उसको जरूर नोट कर लीजिए, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है एग्जाम में। इजराइल का जेरूशलेम हो जाएगा, इराक का बगदाद है, आयरलैंड का डबलिन राजधानी है, जापान का टोक्यो, अफगानिस्तान का काबुल। अफगानिस्तान का कहाँ है, काबुल है। अगला है निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। आपको बताना है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, जेलाटी है। क्या है, जेलाटी है। ठीक है, देखिए पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी वारसा। ध्यान रखिएगा, पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है, तथा मुद्रा क्या है, जेलाटी है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो आपको बताना है कि जो हंगरी है इसकी मुद्रा क्या है। तो हंगरी का मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। ध्यान देखिए, हंगेरियन समीर लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना फोरिंट है। हंगेरियन क्या है, ये फोरिंट है। अब देख इसका राजधानी भी देख लीजिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। कहाँ पे है, ये बुडापेस्ट है। अगला है यूरोप में कितने देश। आपको बताना है कि यूरोप में कितने देश थे। तो यूरोप में कितने देश हैं, 44 देश। यूरोप में कितने देश हैं, 44 देश हैं। देखिए इसके बारे में, यूरोप महाद्वीप छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप, इस महाद्वीप में बसे देशों की संख्या कितना है, 44 है। रूस और तुर्की दो देश ऐसे हैं जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे रूस भी है, ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इसी तरह तुर्की भी दोनों में आता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़े हैं कि माले की राजधानी है। तो माले की राजधानी क्या है, ये मालदीव है। देखिए इसमें माल आ रहा है, इसमें भी माल आ रहा है, तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगा, माले हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगा, माले हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके साथ ये भी देख लीजिए, यहाँ पर इस देश की राजभाषा दिवेही माही है। ठीक है, मालदीव की जो भाषा है दिवेही या माही है। बेनी शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में जाना जाता है। जो बेनी शहर है, ठीक है, ये बताना है किस देश में स्थित है। कोई देश में, इटली में है। ठीक है, कहाँ पे है, इटली में है। बेनी शहर किस देश में है, इटली में। 120 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। बेनी शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली देश में स्थित है। कहाँ पे है, इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। आपको बताने की कौन सी ऐसी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, यानी वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है। यह अंटार्कटिका है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका है। यहाँ पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। इसके ये जरूर पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की दो राजधानियां हैं। ठीक है, तो पश्चिमी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ है। क्या है, पर्थ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, पर्थ हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऊपर वीडियो पढ़े देखे होंगे इसके पहले वाले, तो इसमें ये सब क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। इसको क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के
कैप्टन कुक ने की थी। इसकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? पर्थ है। और यह देश विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा हो जाएगा इसमें? चीन। इसकी सीमा सबसे अधिक है। ठीक है, और कितने देश से सीमा बनाता है? 14 देश से सीमा बनाता है। कौन कौन है ये? उत्तरी कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी है। ठीक है, कौन है? ये वेटिकन सिटी है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनेडा स्थित, आपको बताना ग्रेनेडा स्थित है। तो ग्रेनेडा कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइए कहाँ पे ग्रेनेडा स्थित है? ये है कैरिबियन सागर में। कहाँ पे है? कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में ग्रेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। 125 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? आपको बताना है कि स्वीडन की राजधानी क्या है। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। क्या है? ये स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। ये कई बार पूछा है। देखिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। लक्जमबर्ग की राजधानी लक्जमबर्ग है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा यूरोपीय देश, आपको बताना है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है ये यूरोपीय देश है। तो इसको क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप मैप देखे रहेंगे। मैप देखे रहेंगे तभी बता पाएंगे इसमें कौन सा देश यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा? बुल्गारिया। इसकी राजधानी सोफिया है। जबकि सूडान, बेनिन और घाना अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी? आपको बताना अजरबैजान की राजधानी क्या है। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? ये बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? ये बाकू है। बस सीधे सीधे आपको राजधानी ही रट लेना है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? आपको बताना है भूमध्य सागर पर नहीं है। किसकी सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ये बेल्जियम की। बेल्जियम की सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। बाकी जो दिए हैं इन सबका है। अब देखिए इसके बारे में, भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित है। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप मैप में देखेंगे चीज़ें। देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। इसमें से आपको बताना है कौन सा अल्पाइन देश है। तो अल्पाइन देश कौन सा है? इटली। कौन सा है? इटली। इसको सीधे सीधे याद कर लीजिएगा। अल्पाइन देश कौन सा है? इटली है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देश दिया, यहाँ पर राजधानी। तो तंजानिया की राजधानी कहाँ पे है? तंजानिया की राजधानी ये डोडोमा है। ठीक है, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे है? डोडोमा है। केन्या की राजधानी केन्या नैरोबी हो जाएगा। क्या होगा? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या हो जाएगा? नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, नामीबिया क्या हो जाएगा? नामीबिया क्या हो जाएगा? विंडहाक हो जाएगा। विंडहाक हो जाएगा। मोरक्को का रबात हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या होगा? 3 और बी का 2। ठीक है, 3-2 से देखते हैं कौन शुरू है। 131 का 3-2 से कौन सा ऑप्शन शुरू है? देखिए 3 और 2, 3-2 से एक ही ऑप्शन शुरू है तो कौन सा हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए राजधानी आप याद कर लीजिए, तंजानिया का डोडोमा, केन्या नैरोबी, नामीबिया का विंडहाक, मोरक्को का रबात हो जाएगा। यहाँ आप नोट करते रहिए, आपको ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा होगा तभी। निम्नलिखित देशों में से किन देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है
भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो किन देशों से होकर गुजरती है, आपको हम एक ट्रिक का वीडियो बनाएंगे जिसमें भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश के बारे में बता देंगे, वहां से आप आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। कुल 13 देश से गुजरती भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण निम्न है। साओ टोम और प्रिंसप, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो आपको बताना कौन सा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे। देखिए पहला दूसरा लोग याद करते हैं, इसमें क्या पूछ लिया है? 5वां पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5वां ब्राजील हो जाएगा। देखिए ब्राजील से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राजील विश्व का 5वां देश है। ध्यान रखिए पहले स्थान पे रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद 5वां ब्राजील है। 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना दिया है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित साओ पोल कहवा की मंडी तथा सेंटोस कहवा पतन के रूप में प्रसिद्ध है। अबू धाबी की राजधानी है। आपको बताना है कि अबू धाबी की राजधानी है। तो अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ दिया है राजधानी। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। दक्षिण कोरिया का सियोल है। इटली का रोम है। अब देखते हैं अगला, ये पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो अभी इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाओ। मकाओ का क्या हो जाएगा? पटाखा। तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। तो डॉलर देखिए देश है और मुद्रा है, तो पनामा का डॉलर है, लाओस का लाओकिफ है, मकाओ का पटाखा है, मेक्सिको का मैक्सिकन पेसो है। तो 135 के बाद अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में विश्व भूगोल पूरा ख़त्म हो जाएगा।